नमस्ते बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय अंतर्गत अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, फसल क्या है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, फसल उत्पादन के क्रियाकलाप हैं, उर्वरक और खाद के बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात दूसरे वीडियो में हम लोग इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। साथ ही बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग आज देखते हैं कि कृषि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कृषि के क्या क्रियाकलाप हैं, यानी कि कृषि पद्धति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, हम लोगों को भोजन का मुख्य स्रोत जो है सो दो है, एक है पौधा और दूसरा है जीव जंतु। यानी कि हम लोग को भोजन की प्राप्ति जो होती है मुख्य रूप से पौधा और जीव जंतु से होती है। अब पौधा जो है यह जो है सो अपना भोजन स्वयं बनाता है और हम लोग जितने जीव जंतु हैं वह पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कि पौधा जो है सो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, वह जो है सो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन जीव जंतु जो है सो उस पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि हम लोग को भोजन के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर रहना है और इसके लिए जो है सो क्या करना होगा, हम लोग खेती करते हैं और खेती से जो प्राप्त होता है उससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि हमारे भोजन की आपूर्ति जो है वह कृषि के माध्यम से होती है। यानी कि अगर हम भारत में लें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश आबादी यानी कि जितनी भी ग्रामीण आबादी है लगभग कृषि कार्यों से ही अपनी जीविका का निर्वहन करती है। हमारे राज्य बिहार में भी जो है सो एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर कृषि कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। लगभग जो है सो बिहार की जो ग्रामीण आबादी यानी कि लगभग 70% लोगों के जीविका का आधार जो है क्या है, वह कृषि है। और हमारे यहाँ जो है सो ऋतुओं के आधार पर जो है सो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि फसल क्या है। तो फसल जो है सो बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहलाता है। यानी कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब एक ही किस्म के पौधे यानी कि एक ही प्रकार का पौधा किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यानी कि मान लिया ये खेत का टुकड़ा है, इस खेत के टुकड़ा में जो है सो एक ही प्रकार का फसल उगाया जाता है तो इससे हम फसल कहते हैं। यानी कि किसी खेत का टुकड़ा या कोई भूमि खंड में एक ही प्रकार का फसल उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही होंगे। धान के फसल का तात्पर्य है अगर किसी भूखंड में या किसी खेत में जो है सो उस खेत में पूरे क्षेत्र में जो है सो धान का फसल ही उगाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे फसल। अब ऋतुओं के आधार पर जो है सो फसलों का वर्गीकरण, तो ऋतुओं के आधार पर हमारे यहाँ जो है सो फसलों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। खरीफ फसल उसको कहते हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। जैसे भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि जो है क्या है, खरीफ फसल है। अब रबी फसल यह शीत ऋतु में बोई जाती है या उगाई जाने वाली फसलें हैं जो अक्टूबर
में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। इसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि रबी की फसल है। और तीसरा है जायद फसल, जो ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है, यानी कि जो खरीफ और रबी फसल के बीच में उपजाई जाती है उसको कहते हैं जायद फसल। यह ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी, सब्जी आदि प्रकार की फसलें जो है सो जायद फसल के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानते हैं कि कृषि की शुरुआत, तो प्रारंभ में मनुष्य जो था सो खाना बदोश था, यानी कि वह घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, एक जगह पर नहीं रहता था और उसको जो कच्चे फल, कंद मूल, सब्जी एवं जंगली जानवरों के शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, यानी कि वह अस्थायी नहीं रहता था, जिसके कारण जो है सो कृषि का विकास नहीं हुआ था। वह अपना भोजन कंद मूल पेड़ पौधे से जो प्राप्त होता था उससे पर ही निर्भर करता था, और भोजन वहाँ पर जब समाप्त हो जाता था तो वह दूसरे जगह चला जाता था, यानी कि घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, स्थायी वास का विकास नहीं हुआ था। 10,000 ईस्वी के आसपास, यानी कि 10,000 ईस्वी के बाद जो है वह धीरे धीरे कृषि कार्य करना सीख गए, यानी कि वह विभिन्न ऋतुओं में पौधों को देखता था, उससे उत्पन्न पौधों के बीच से उत्पन्न होते हुए पौधों को वह देखता होगा, और देखते देखते वह जो है सो इस बात को जान गया होगा कि इसे उगाया जा सकता है, इसे पुनः रोपा जा सकता है, जिससे जो है सो कृषि का विकास हुआ होगा। और जब वह कृषि कार्य करने लगा होगा, यानी कि फसल लगाया होगा, तो इसके लिए जो है सो उसे एक स्थान पर वास करना जरूरी हो गया होगा, क्योंकि फसल के लिए 3-4 महीने 5 महीने की ज़रूरत होती होगी, तो वहाँ पर उसको रहना जरूरी हो गया होगा। इससे जो है सो अस्थायी वास का विकास हुआ होगा और मनुष्य जो है सो एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया होगा, और धीरे धीरे जो है सो कृषि की शुरुआत हुई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि की पद्धतियाँ, कृषि पद्धति क्या है। तो फसल उगाने के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रकार की तैयारी को कृषि पद्धति कहलाती है, यानी कि जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं कृषि कार्य के लिए उसे हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। कृषि पद्धति के अंतर्गत हम लोग देखें तो इसमें मुख्यतः मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई करना, सिंचाई का कार्य करना, निकौनी करना, कटाई करना, उसके बाद उसका जो है साफ सफाई करना, और अंत में जो है सो अनाजों का भंडारण किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है, यह प्रक्रिया क्रियाकलाप जो है सो फसल उत्पादन के लिए जरूरी है, और यह कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मिट्टी तैयार करना, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि फसल रोपने से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, यानी कि खेतों की जुताई की जाती है। जुताई किसको कहते हैं, जुताई कहते हैं मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहलाता है। जुताई क्या होता है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। जुताई के लिए आप लोग ने देखा होगा हल, फाल, कुदाल, कल्टीवेटर, यानी कि ट्रैक्टर से जो हम लोग जोतते हैं, तो ये सब उपकरण है, ये सब के द्वारा जो है सो खेतों की जुताई की जाती है। जुताई कब क्यों की जाती है, तो जुताई जब की जाती है तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि मिट्टी पलटता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आता है, जिससे मिट्टी में जो है सो उर्वरा शक्ति यानी कि पोषक तत्व ऊपर आ जाता है। दूसरा जो होता है सो मिट्टी को पलटने से जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जो फसल के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही मिट्टी हल्का हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ों को श्वसन क्रिया यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है सो भली भांति हो जाती है। तो इसके लिए जो है सो खेतों की जुताई किया जाना अति आवश्यक है। अब दूसरा है बीजों का चयन, यानी कि जब खेतों की जुताई हो जाती है तो बीजों का चयन किया जाता है, यानी कि बीज जो है सो गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीज होना चाहिए, जिससे जो है सो उत्पादन अच्छा हो सके। इसके लिए जो है सो हम लोग जांच करते हैं कि बीज कैसा है। इसके लिए अगर बीज को एक गिलास पानी में रखेंगे तो जो बीज स्वस्थ नहीं होगा वह ऊपर तैरने लगेगा, और जो बीज अच्छा होगा वह नीचे बैठ जाता है। इस आधार पर जो है सो बीजों को देखा जा सकता है कि कौन बीज अच्छा है, कौन बीज अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है सो
बुआई का कार्य किया जाता है, यानी कि मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई क्या कहलाता है? बुआई मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई में जो है सो दो तरह से किया जाता है। एक बीज जो है सो सीधे पौधों मिट्टी में डाल दिया जाता है, यानी कि बीज को सीधे मिट्टी में डाल देते हैं। जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि हम लोग देखते हैं, उसको जो है सो खेतों में डाल देते हैं। दूसरा एक नर्सरी तैयार करते हैं और उसको उखाड़ के फिर दूसरी जगह रोपते हैं। जैसे धान आप लोगों ने देखा होगा कि धान का सबसे पहले बिचड़ा गिराया जाता है, उसके बाद उसको उखाड़ के जो है दूसरी जगह पानी में रोपा जाता है। तो धान के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको मोड़ी कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं? उसको मोड़ी कहते हैं। अब है उसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, इससे जो है सो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है जो पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार पदार्थ, सब्जियों, पौधों, पत्तियों आदि से प्राप्त किया जाता है। इसे कंपोस्ट भी कहते हैं। और दूसरा उर्वरक होता है जिसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और रसायनों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है जो विशेष पोषकों से संबंध होते हैं। जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, यानी कि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। तो इस प्रकार से जो है उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे लिए जो है जैविक खाद बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी के जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति आसानी से हो पाती है और मिट्टी के गठन के में सुधार भी होता है। अब उर्वरक और खाद दोनों में अंतर भी है। उर्वरक जो है सो अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद जो है सो कार्बनिक लवण है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों से बनाया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन जो है सो खेतों में भी किया जा सकता है। उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से ह्यूमस की प्राप्ति होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता से होता है, जबकि खाद में पोषक तत्व तो कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हम लोग खाद के बारे में जाने। अब इसके बाद सिंचाई, यानी कि आप लोगों ने समय समय पर देखे होइएगा कि फसलों को सिंचाई की जाती है, यानी कि उसमें पानी डाला जाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसल, मिट्टी एवं ऋतु के अनुसार होता है, यानी कि देखे होइएगा गर्मी के ऋतु में ज़्यादा पानी दिया जाता है, धान के खेत में जो है सो ज़्यादा पानी दिया जाता है, गेहूं के खेत में उसकी अपेक्षा कम पानी दिया जाता है। यानी कि सिंचाई जो है सो फसल किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है। ऋतु कौन सा है, यानी कि गर्मी ऋतु में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार सिंचाई किया जाता है। और सिंचाई की आवश्यकता ही क्यों होती है? तो सिंचाई की आवश्यकता होती है फसल की वृद्धि के लिए, मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए, फसलों को अंकुरण के लिए, यानी कि बीज जो है सो नमी के अभाव में अंकुरित नहीं होगा, इसके लिए भी मिट्टी में नमी चाहिए। उसके बाद खनिजों एवं उर्वरकों का अवशोषण करने के लिए, यानी कि पौधा का जड़ जो होता है वह जल को अवशोषण करता है, उसके साथ मिट्टी में जो खनिज एवं उर्वरक रख दिया जाता है उसका वह अवशोषण करता है और पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। तो इन सब कार्यों के लिए जो है सो सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। अब सिंचाई के स्रोत जो है सो हम लोग के यहाँ देखे होइएगा कुआं से सिंचाई किया जाता है, नदी से किया जाता है, नहर से किया जाता है, तालाब से किया जाता है, झील से किया जाता है। इसके अलावा ट्यूबवेल देखे होइएगा, बोरिंग, पंप सेट आदि के माध्यम से जो है सो सिंचाई का कार्य किया जाता है। सिंचाई की पारंपरिक तकनीक जो पुराने समय में किया जाता था, जैसे घिरनी था, चेन पंप था, ढकली था और रहट था, इसके माध्यम से जो है सो सिंचाई का कार्य किया जाता था। इसको आप लोग जो है सो देख सकते हैं। जैसे ये घिरनी है जिसके माध्यम से जो है सो कुआं से जल निकाला जा रहा है। उसके बाद ये चेन पंप है जिसके माध्यम से जल को जो है सो खेतों में पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद ये ढिकली है जिससे कुआं से पानी निकाला जा रहा है। और ये
रहट है। तो ये सिंचाई के परंपरागत यानी कि पुराना तकनीक था। अब जो है सो अभी सिंचाई का छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम से भी किया जाता है। इसमें जो है फव्वारा जैसा यानी कि पाइप लगा हुआ रहता है और जगह जगह जो है सो नोजल लगे हुए होते हैं और यह निश्चित दूरी तक जो है सो पाइप से जुड़ा हुआ होता है, जिससे जो है सो कृत्रिम वर्षा जैसा आभास होता है और पानी की बर्बादी कम होती है, यानी कि फव्वारा सिंचाई या छिड़काव सिंचाई भी इसको कहा जाता है। और दूसरा होता है ड्रिप तंत्र, यानी कि इसमें जो है सो पौधों की जड़ों में जो है सो सीधे पानी पहुंचाया जाता है। इसको टपक सिंचाई भी कहते हैं। इससे जो है सो पानी की बर्बादी कम होती है। तो इस समय जो है सो इस ढंग के सिंचाई यानी कि छिड़काव तंत्र और दूसरा जो है सो ड्रिप तंत्र, इस प्रकार से सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसमें ड्रिप तंत्र में जो है सो देख रहे हैं आप, पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। तो ये आधुनिक तकनीक है जिससे जल की बर्बादी कम से कम होती है। उसके बाद जो है सो निराई का कार्य। निराई मतलब है खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि घास फूस देखते हुएगा फसल के साथ उग जाता है। इन अवांछित पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं और इस खरपतवार को जो है सो यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उसके पोषक तत्व को यह स्वयं खींच लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार को जो है सो खेत से हटा देते हैं। इसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। खेतों से जो खरपतवार हटाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की विधि है जैसे खेत जोतकर जो है जो खरपतवार है उसको पहले ही सुखा दिया जाता है। दूसरा, खुरपी या हाथ की सहायता से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तीसरा, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक छिड़काव से जो है सो वह नष्ट हो जाता है। लेकिन रासायनिक छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मुंह ढका होना चाहिए, जिससे जो है सो मुंह पर न पड़े और अंदर नहीं जाए, जिससे यह अगर जाता है तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो छिड़काव करते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है और कटाई के बाद उसकी थ्रेसिंग आदि किया जाता है, यानी कि फसलों को तैयार किया जाता है। और उस समय जो है सो जब फसल तैयार हो जाता है यानी कि कटाई हो जाती है, उसका जो है सो फसल निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो है सो हमारे यहाँ विशेष प्रकार के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जिसको कटाई पर्व कहते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, वह भी फसल यानी कि धान की खेती समाप्त होती है। होली का पर्व मनाया जाता है यानी कि रबी फसल की समाप्ति हो जाती है, यानी कि रबी फसल तैयार हो जाता है, उस समय होली मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है, इसमें भी जो है सो फसलों के तैयार होने के पश्चात मनाया जाता है। बैसाखी यानी कि यह पंजाब के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे मकर संक्रांति के समय ही अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से यह पर्व मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ कटाई का पर्व एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3-4 महीने जो है सो किसान खेतों में कठिन परिश्रम करता है और उस परिश्रम के पश्चात जो उसे फल मिलता है उससे जो है सो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। और हमारे यहाँ अधिकांश परिवार जो है सो कृषक परिवार हैं, जिसके कारण जो है सो भारत में यह सारे पर्व जो है सो धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो उसका भंडारण किया जाता है, यानी कि उसको रखा जाता है, उसको उचित ढंग से रखा जाता है जिससे वो उसकी बर्बादी न हो। तो भंडारण करते समय सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अनाज में नमी की मात्रा न हो। नमी की अगर मात्रा रहती है तो वह जल्दी खराब हो सकता है, उसकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो सकती है। तो भंडारण से पूर्व जो है सो उसको क्या करना चाहिए, भंडारण से पूर्व जो है सो उसको सुखा देना चाहिए जिससे उसकी नमी का समाप्त हो जाए। अब भंडारण जो है सो कई जगहों पर किया जाता है, यानी कि हम लोग के यहाँ भंडारण के लिए भंडार गृह या शायलो जिसे लोहा टीन या ड्रम या कोठी
बना हुआ होता है। इसके अलावा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के स्तर पर जो है सो FCI गोदामों में इसका भंडारण किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है सो आज इस चैप्टर के देखा। अब अगले दिन हम लोग जो है सो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं इन प्रश्न उत्तरों को हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।